जितेंद्र जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। जितेंद्र जी, अब सबसे पहले ये बताइए कि अगर एनपीएस को बाकी सेविंग स्कीम्स या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम से कंपेयर किया जाए तो किस तरीके के बेनिफिट्स एनपीएस में मिलते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो एनपीएस में ये है कि आपको रिटर्न जो है वो ज्यादा कमाने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मार्केट लिंक रिटर्न है। आप इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में है, गिल्ट में है। तो आप अच्छे रिटर्न की जो है एक्सपेक्टेशन आप एनपीएस में कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस का फायदा तभी है अगर ये लंबी अवधि के लिए चलाया जाए। 10 15 20 साल, अगर 20 साल का होराइजन है तो एनपीएस अपने आप में अच्छा निवेश हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इक्विटी मार्केट में निवेश है अलग। जो मार्केट लिंक रिटर्न है, जैसे म्यूचुअल फंड में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, वैसे एनपीएस में भी आप अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम को अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादातर जो है कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट रिटर्न डिक्लेयर करती है, मेजरली डेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए रिटर्न जो है वो एनपीएस में हो सकता है आपको ज्यादा मिले। तो एनपीएस में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप अच्छी कर सकते हैं कंपैरिजन टू दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ठीक है। अब एनपीएस के इस 1 जनवरी 2023 से विड्रॉल के रूल्स भी कुछ बदल रहे हैं, तो इन नए रूल्स से क्या बदलाव आएगा ये बताइए। देखिए, एनपीएस के अंदर एक बड़ी जो इशू था वो ये कि एनपीएस के अंदर विड्रॉल अवेलेबल नहीं था। अगर इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये सब कंसर्न थे, क्योंकि लंबी अवधि में अगर निवेश कर रहे हैं और अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो गया है तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए। तो उसके जी। लिए थोड़े विड्रॉल रूल में चेंज किया गया। आप पहले आप जो है, अब जो है अगर आपकी कोई, जैसे मैंने कहा, इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसके लिए स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। आप विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कॉर्पस आप विड्रॉ कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। साथ ही एक और नया चेंज भी आने वाला है इस साल 2023 में। ऐसा माना जा रहा है कि पीएफआरडीए ने जो अनाउंस किया है कि मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम को लाया जाए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। तो अगर ऐसा होता है तो किस तरीके के चेंजेस होंगे? क्या वो बेनिफिशियल होंगे? जो अभी निवेशक हैं, करंट हैं, ऑलरेडी जिनके अकाउंट चल रहे हैं, क्या उन तक भी ये फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, मिनिमम गारंटीड रिटर्न अगर एनपीएस में आता है, अब देखना ये होगा कि मार्केट लिंक रिटर्न है, अभी तक तो हम इक्विटी मार्केट है, डेट मार्केट है, उसको कैसे वो मिनिमम गारंटीड रिटर्न पे दिया जाएगा। क्योंकि जब भी हम मिनिमम गारंटीड रिटर्न की बात करते हैं तो मेजर इन्वेस्टमेंट डेट सेगमेंट की तरफ चला जाता है। जी। अब क्या जितना रिटर्न अभी तक मिल रहा है उतना रिटर्न ले पाएगा एनपीएस, तो ये खासा देखना होगा। जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को अगर हम देखें तो एक रिटर्न जो है पूरे साल के लिए घोषित करता है ईपीएफ को, जी। लेकिन वो अपनी तरफ से इक्विटी को मैनेज करता है और अपनी तरफ से जो पूरा एक्सपोजर है वो मैनेज कर रहा है। अब क्योंकि एनपीएस में कोई मैनेज नहीं कर रहा है, फंड मैनेजर आप अलग अलग मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से मार्केट रिलेटेड रिटर्न है। अब मिनिमम गारंटी अगर आती है तो मिनिमम गारंटी बहुत ज्यादा हाई नहीं हो सकती, बिकॉज उसके लिए कॉस्ट एसोसिएटेड होगा और वो मेजर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो डेट मार्केट में होगा। तो देखना होगा ये कैसे आएगी, इसका कॉस्ट पे जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है कि कॉस्ट बढ़ सकती है अगर मिनिमम गारंटी रिटर्न अगर आता है एनपीएस के अंदर। जी, बिल्कुल। एक और सवाल मुझे आपसे जानना है कि कई बार ऐसा माना जाता है एनपीएस में जब निवेश किया जाता है तो एक ऑप्शन मिलता है आपको अपने फंड मैनेजर या स्कीम को बदलने का। ये किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाता है और कब एक्सरसाइज किया जाता है? देखिए, साल में एक बार तो आप अपना फंड मैनेजर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है एनपीएस में कि अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि दूसरा फंड मैनेजर जो है वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो आप अपना फंड मैनेजर को चेंज कर सकते हैं। आप एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं एनपीएस के अंदर, वो ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो साल में एक बार, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है। तो रिटर्न के अनुसार अगर आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको जो है दूसरे फंड मैनेजर को पास जाना चाहिए, वहां आप अगर स्विच करना चाहते हैं तो साल में एक बार आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसमें स्विच कर सकते हैं, ठीक फंड है। मैनेजर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं कुछ जनता के सवाल लेने के लिए। बहुत सारे सवाल हमारे पास एनपीएस को लेते हुए आए हैं जनता के भी, तो वो भी पूछ लेते हैं आपसे। सबसे पहला हमारे पास जो सवाल आया है, ये गोपाल का सवाल है, नोएडा से आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई टियर 1 अकाउंट खोलना चाहता है और टियर 2 नहीं, तो क्या ये ऐसा हो सकता है या फिर दोनों अकाउंट्स खोलने ज़रूरी हैं, और इन दोनों में ही कितना पैसा डालना होता है?
देखिए, टीयर वन अकाउंट जो है वो मेन अकाउंट है एनपीएस का। तो अगर आप एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं तो आपका टीयर वन अकाउंट खुलता है। टीयर टू अकाउंट ऑप्शनल है, टीयर टू अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। टीयर टू अकाउंट स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसा अकाउंट चाहते हैं जिससे आप जब मर्जी जितना मर्जी पैसा विड्रॉ कर सकें तो टीयर टू अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन टीयर टू अकाउंट खोलने के लिए भी टीयर वन अकाउंट मैंडेटरी होगा। तो इसलिए टीयर वन अकाउंट तो जैसा मैंने कहा मेन अकाउंट है एनपीएस का, तो टीयर वन अकाउंट आपको हर सूरत में खोलना ही होगा। टीयर टू अकाउंट आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक मिनिमम है। कितना निवेश कर सकते हैं? मिनिमम साल के अंदर 6,000 जो है वो आप निवेश कर सकते हैं एनपीएस के अंदर। और इसके अलावा फिर बाकी आप जितना करना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग आप क्या एक्सपोजर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। आप लमसम निवेश कर सकते हैं, मंथली निवेश कर सकते हैं, एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको मिला हुआ है। तो निवेश के मामले में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। हम्म। आप किसी जो ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा बेस्ट सूट करता हो उसके अकॉर्डिंग आप जो है निवेश कर सकते हैं एनपीएस में। ठीक है। अगला सवाल लेते ही रुड़की से हमारे पास सवाल आया है। हेमंत का सवाल है, जानना चाह रहे हैं आपसे कि टीयर टू में एसेट एलोकेशन को कैसे करना चाहिए, उम्र से जुड़े या फिर नियम को समझे। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप एसेट एलोकेशन को कितना समझते हैं। अब इक्विटी मार्केट में आपका कितना एक्सपोजर होना चाहिए, ये एक्सपोजर आप कब तक रखना चाहते हैं, कब आपको एक्सपोजर रिड्यूस करना चाहिए, टाइम टू टाइम उस एसेट एलोकेशन को मेंटेन करें। अगर आप ये सब समझते हैं तो आप जो है खुद से एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। उसके अंदर आप एक्सपोजर लेंगे, आप ठीक है। लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करेंगे। अगर आप ये नहीं समझ सकते तो मेरी राय में आप ऑटो चॉइस को ले सकते हैं। उसमें इक्विटी एक्सपोजर अपने आप धीरे धीरे हर साल जो है उसमें कुछ इक्विटी एक्सपोजर कम होता रहता है और वो डेट की तरफ चला जाता है। और जब ठीक आप है। रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचते हैं या जिसको हम बोले वेस्टिंग एज, जहाँ पे आप जैसे 60 साल है या 70 साल है, तो आपका जो है इक्विटी एक्सपोजर काफी कम हो जाता है। ठीक है। तो डिपेंडिंग आप इक्विटी एक्सपोजर को कितना समझते हैं, मार्केट्स को कितना समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझते तो फिर आप ऑटो चॉइस में जाइए, वो बेटर रहेगा। ठीक है। आखिर के दो सवाल ले लेते हैं। हमारे पास अगला सवाल आया है कानपुर से। शगुन ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो मल्टीपल एनपीएस खाते खोल सकती हैं। देखिए, मल्टीपल एनपीएस खाते नहीं खुलते हैं। आपका खाता एक ही खुलेगा एनपीएस में, और एक ही अकाउंट से, क्योंकि यूनिक होगा, आपको यूनिक नंबर मिलता है। आपकी जो है आपके आधार बेस्ड पैन जो है उससे लिंक हो जाता है। तो मल्टीपल खाते खोलने से कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, क्योंकि आप खाता एक में ही वो सारा निवेश कर सकते हैं। मल्टीपल खाता खोलने से बेनिफिट, आपको कोई एसेट एलोकेशन चेंज नहीं होगा, आप जो है अलग तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी राय में जरूरत ही नहीं है, आपको एक एनपीएस अकाउंट खोलिए और उसी में जो है सारा मैनेज कीजिए। ठीक है। आखिरी सवाल हमारे पास आया है, ये भी मिलता जुलता ही सवाल है। कोटा से किशोर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक संयुक्त रूप में एनपीएस खाता खोल सकते हैं। देखिए, एनपीएस इंडिविजुअल खुलेगा। एनपीएस अकाउंट जो है आपका अलग खुलेगा, आपकी वाइफ का जो है अलग खुलेगा एनपीएस अकाउंट। और कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन में मुझे नहीं कोई दिक्कत आएगी, लेकिन एनपीएस अकाउंट जो है वो सेपरेट खुलेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।